श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। पूरे विश्व में तंबाकू के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे होने वाली जो समस्याएं हैं, ख़ास तौर से जो खतरनाक बीमारियां हैं, उनके प्रति जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस खास दिवस पर हमारे मेहमान हैं शहर के जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर सौरभ तिवारी। डॉक्टर सौरभ तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब भी हम कोई दिवस मनाते हैं, कोई ना कोई थीम होता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस का इस बार का थीम क्या है? वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024 का जो थीम है वो है कि प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। जी। तो इसका मुख्य तात्पर्य जो है कि जो हमारे जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उन वो बहुत बड़ा टारगेट है जो कस्टमर बेस है इन टोबैको इंडस्ट्री के लिए। जो टोबैको इंडस्ट्रीज़ हैं वो आप यकीन ना करें, ये मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री हैं ये, और इनका बहुत बड़ा टारगेट होता है कि जो युवा हैं 15 साल से 25 साल की उम्र वाले बच्चे हैं उनको टारगेट करें, क्योंकि ये आपको ज़िंदगी भर के लिए आपके कस्टमर बनेंगे और एडिक्टेड हो जाएंगे, लत लग जाएगी उनको। तो ये आगे के लिए आपके एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस बनेगा। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है उसका इस साल का थीम WHO ने यही रखा है कि बच्चों को इस इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंस से, इंटरफेरेंस से बचाया जाए। हमारे श्रोता बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज इस खास दिवस पर हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो बताया जाना चाहिए कि तंबाकू में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो इसे इतना घातक बनाता है? देखिए, तंबाकू में जो पाया गया है इसमें कम से कम 70 के आसपास ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। जी, कैंसर कारक। जो कार्सिनोजेनिक मतलब जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। और शरीर के इतने सारे अंग हैं जिनका कैंसर तंबाकू के कारण होता है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो जितने कैंसर्स हैं उसमें से करीब लगभग 30% से 35% कैंसर जो है वो तंबाकू से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। मुंह के कैंसर हो गए, गले का कैंसर हो गया, फूड पाइप का हो गया, फेफड़े का कैंसर हो गया, स्टमक हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूट्राइन हो गया, कोलोरेक्टल हो गया। तो ये सारे कैंसर्स जो हैं किसी न किसी तरीके से टोबैको से रिलेटेड हैं, और तंबाकू में कम से कम 70 तरह के ऐसे पदार्थ हैं जो कि कैंसर का कारण बन सकते हैं। अगर हम वर्तमान में बात करें और अपने देश की बात करें, तो कौन से वो तंबाकू के उत्पाद हैं जिनका प्रयोग बहुतायत में किया जाता है? तंबाकू जो है अगर हम मोटा मोटा देखें तो दो तरीके से लिया जाता है। एक होता है स्मोकिंग के फॉर्म में और दूसरा होता है स्मोकलेस टोबैको, SLT बोलते हैं जिसको। जो कि स्मोकलेस टोबैको जो है वो मेनली पूरे वर्ल्ड में देखें तो इंडिया में, हमारे देश में सबसे ज़्यादा कॉमन तरीके से लिया जाता है, और अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग रीजन्स में ये अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में पाया जाता है। तंबाकू हो गया जर्दा, खैनी, मिश्री, कई जगह पे दांतों पे मंजन लगाते हैं, महिलाएं भी लगाती हैं। उसके अलावा हम डेली जो खैनी बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, तो अलग अलग नामों से मिलता है अलग अलग शहरों में और अलग अलग तरीके से मिलता है। किसी किसी स्टेट में जैसे मिजोरम का ले लें तो वहाँ पे औरतें जो है ज़्यादा प्रयोग करती हैं इसका, जो चबाने वाला होता है खैनी के फॉर्म में या फिर मिश्री के फॉर्म में। कई गाँव में हम देखते हैं, कई गाँव में है जो है मिश्री के फॉर्म में मेल्स और फीमेल्स दोनों मुँह में सुबह के टाइम पे उसको मंजन की तरह यूज़ करते हैं, जिसमें तंबाकू होता है। आपने कहा कि बहुत सारे केमिकल्स तंबाकू में पाए जाते हैं। वो कौन सा ऐसा केमिकल है डॉक्टर सौरभ तिवारी जो लत पैदा करता है, जिसके आदी हम हो जाते हैं? तो टोबैको में जो निकोटीन है वो हमारे डोपामिन रिलीज से रिलेटेड होता है। तो कोई भी चीज जो इंसान को खुशी दे, जो एंडोर्फिन रिलीज कराए, वो जो है हमको खुशी देती है, तो वो निकोटीन है मेनली, जिससे हमें लत पैदा हो सकती है। अगर कुछ काम करके हमको खुशी मिल रही है या कुछ खाने से हमको खुशी मिल रही है, हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज हो रहा है, तो वो हमको उसके लिए एडिक्शन का कारण बन सकता है। तो टोबैको केस में निकोटीन जो है मुख्य केमिकल होता है। अगर तंबाकू का सेवन किया जाए तो कौन से रोग हैं जिनके होने की संभावना होती है? कैंसर्स की तो बात मैंने कर ही ली है, उसके अलावा भी बहुत सारे रोग हैं। जैसे फेफड़े के बहुत सारे जो रोग होते हैं, COPD बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये जो रोग है वो मुख्यतः स्मोकिंग के कारण होता है। उसके अलावा हार्ट से रिलेटेड डिजीज जो हैं, वेसल से जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी वेसल्स होती हैं, नसें होती हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि स्मोकिंग की वजह से डायरेक्टली होती हैं। तो केवल कैंसर ही नहीं है जो कि स्मोकिंग से हो रहा है, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां, फेफड़े से रिलेटेड बीमारियां और मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारियां भी बहुत सारी हैं जो कि तंबाकू के कारण हो रही हैं। क्या हृदय रोगों को बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है, क्योंकि जो हृदय रोग हैं वो समय के साथ बढ़ रहे हैं, तो उसमें टोबैको का भी, तंबाकू का भी एक बहुत बड़ा रोल है। बाकी जो है स्ट्रेस हो गया, हमारा लाइफस्टाइल हो गया, मतलब हमारी जीवन शैली हो गई,
स्ट्रेस हो गया, खान पान हो गया, अनियमित तरीके से सोना, नींद पूरी ना होना, ये सब तो मुख्य कारण है। लेकिन इन सब में एड ऑन इफेक्ट जो होता है वो तंबाकू की वजह से भी होता है। जो लोग स्मोक कर रहे हैं, जो तंबाकू खा रहे हैं, तो ये एडिशनल इफेक्ट उसमें साथ देता है। डॉक्टर सौरभ तिवारी, जब हम स्मोकिंग की बात करते हैं तो स्मोकिंग के साथ आजकल एक शब्दावली प्रयोग की जा रही है कि पैसिव स्मोकिंग। ये पैसिव स्मोकिंग से एक आम आदमी क्या समझे? देखिए, एक जो इंसान घर में स्मोक कर रहा है, उसके आसपास जो लोग हैं जो खुद स्मोक नहीं कर रहे हैं लेकिन जो धुआं निकल रहा है उसको अपने भीतर ले रहे हैं, तो उसको कहा जाता है पैसिव स्मोकिंग। ये आप देखेंगे या तो वर्क प्लेसेस में, मतलब जहाँ पे हम काम करते हैं, या फिर घरों में। अगर घर का कोई जैसे मेल मेंबर हो गया, वो स्मोक कर रहा है, तो उस घर में जो बच्चे हो गए या फिर उनकी जो परिवारजन है वो हो गए, तो वो पैसिवली स्मोक कर रहे हैं। अगर घर के अंदर स्मोकिंग हो रही है, क्योंकि वो स्मोक घर के अंदर इकट्ठा हो रहा है, तो ये पैसिव स्मोकिंग हो गई। दूसरी चीज है वर्क प्लेसेस, मतलब जहाँ हम काम करते हैं, अगर वहां पे भी कोई बंद कमरा है, वहां पे स्मोक किया गया है, तो बाकी जो हमारे साथ कर्मचारी हैं, बाकी जो हमारे सहपाठी हैं, वो लोग भी किसी ना किसी तरीके से स्मोक को अपने अंदर ले रहे हैं, जिसमें वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो नहीं चाहते लेना, फिर भी पैसिवली वो ले रहे हैं। तो जो जितना नुकसान एक एक्टिव स्मोकर को हो रहा है, लगभग उतना ही नुकसान एक पैसिव स्मोकर को भी हो रहा है। जो दुष्परिणाम तंबाकू के एक एक्टिव स्मोकर में है, लगभग वही दुष्परिणाम एक पैसिव स्मोकर में भी है। गर्भवती महिलाएं भी यदि स्मोक करती हैं तो उसके भी दुष्प्रभाव ज्यादा हैं? जी बिल्कुल, गर्भवती महिलाएं अगर स्मोक या डायरेक्टली कर रही हैं या पैसिवली स्मोक कर रही हैं, उसका होने वाले बच्चे के ऊपर, प्रेगनेंसी के कोर्स के ऊपर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। उसके बहुत दुष्परिणाम हैं। इससे बच्चे के अंदर भी कुछ जन्मजाति बीमारियां होने की चांसेस होते हैं। उसके अलावा बच्चा जल्दी पैदा होना या और भी कुछ रोग होने के बहुत संभावनाएं बढ़ जाती हैं। डॉक्टर सौरभ तिवारी, हमारे श्रोता आपसे ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पर शुरुआती लक्षण वो कौन से हैं जिनसे संदेह किया जा सकता है कि मुंह का कैंसर या फेफड़ों का कैंसर हो गया है? देखिए, अगर मुंह के कैंसर की बात करें तो उसमें जो मुख्य लक्षण होते हैं वो होता है मुंह में छाला होना, जो कि ठीक नहीं हो रहा है समय के साथ में। छाले तो बहुत लोगों को होते हैं, बट कुछ दिनों में 2, 4, 5, 10 दिन में वो जख्म भर जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा छाला है, ऐसा कोई जख्म है मुंह के अंदर जो भर नहीं रहा है, जिसका निदान नहीं हो पा रहा है और वो समय के साथ बढ़ते जा रहा है, तो ये एक बहुत मुख्य कारण होता है, मुख्य जो लक्षण होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें फेफड़े के कैंसर का, तो अगर हमें बलगम में खून आ रहा है तो सबसे बड़ा जो लक्षण होता है वो ये होता है। उसके अलावा छाती में कहीं दर्द होना, ये थोड़ा एडवांस्ड केसेस में होता है, जब छाती के मसल्स वगैरह इन्वॉल्व हो जाती हैं तब। तो यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है और ये लक्षण है तो उसको ये समझ जाना चाहिए और जांच करवाई जानी चाहिए? जी बिल्कुल, अगर हम फेफड़े कैंसर की बात करें तो इसमें एक आयाम है लो डोज सीटी बोलते हैं उसको। तो जिन लोगों ने बहुत लंबे समय से बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोक किया है, अगर हम मोटा देखें तो करीब अगर डेली 10 सिगरेट अगर कोई पी रहा है 10 साल के लिए, या 5 सिगरेट 10 सिगरेट पी रहा है 15 से 20 साल के लिए, तो उसको थोड़ा सतर्क होना चाहिए। और एक लो डोज में सीटी स्कैन होता है, जिससे हमारे छाती में अगर कोई छोटी मोटी गांठ उत्पन्न हुई है तो उसकी जांच हो जाती है। तो ये एक वो आयाम है जिसको हम अपना सकते हैं। आपने जैसे कि थीम बताया कि प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, यानी बच्चे इनके टारगेट हैं और बच्चों पर सर्वाधिक प्रयोग किए जाने की कोशिश हो रही है टोबैको इंडस्ट्री में। हम जानना चाहते हैं कि अगर बच्चों को तंबाकू के उत्पादों से दूर रखना है तो क्या प्रयास किए जाने चाहिए? देखिए, तंबाकू की जो इंडस्ट्री है ये एक $multi-billion इंडस्ट्री है, और जो हमको इसके रोकथाम के लिए और बच्चों को बचाने के लिए इसमें बहुआयामी तरीके से प्रयास करने पड़ेंगे। इसमें सरकार को, एनजीओज को, मीडिया को, सबको एक सशक्त रूप से इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी जाके हम इसके लिए कुछ बड़ा कर पाएंगे। अगर हम देखें तो सरकार को जो टैक्सेस लेती है सिगरेट वगैरह पे, वो तो है ही, लेकिन बीड़ी और अन्य उत्पादों पे उतने टैक्सेस नहीं है, और मेरे हिसाब से उस पे टैक्सेशन बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा जो टोबैको इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सख्ती से हमें कड़क हाथ से हमको उसके ऊपर कुछ रूल्स बनाने चाहिए उसके लिए। उसके अलावा जो डिजिटल मीडिया है जिसको टोबैको इंडस्ट्रीज यूज करती हैं, हमें उनके अगेंस्ट ही इसको यूज करना चाहिए। जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं आज की डेट में, हम देखते हैं सोशल मीडिया कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है किसी भी मैसेज को देने में। तो हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको इन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट, टोबैको के अगेंस्ट, स्मोकिंग के अगेंस्ट जो है कैंपेन करना चाहिए और यूथ को समझाना चाहिए कि इसके क्या दुष्परिणाम है। मेरे ख्याल से उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ना चाहिए। उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज है कि हमें स्कूल और कॉलेज के लेवल पे ही हमें बहुत बड़ी तरीके
तरीके से कैंपेन्स करने चाहिए। एनजीओज हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, उनको जाके ये सब इसके दुष्परिणाम जो है एक यंग स्टेज में ही बच्चों को बताने चाहिए, तभी जाके उनके मन में ये बात घर कर जाएगी कि इसके क्या दुष्परिणाम है और हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट है तंबाकू से रिलेटेड, उस पे पिछले कुछ 10 साल 15 साल में कमी तो हुई है, लेकिन हम अगर देखें तो सरोगेट मार्केटिंग जो है, सरोगेट एडवर्टाइजिंग है, वो अभी भी चल रही है। हम देखेंगे कि हमारे रोल मॉडल्स हैं कई सारे, हम टीवी पे देखते हैं जो कि इस तरह के तंबाकू के उत्पादों का जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो अगर इस तरह का चलते रहा तो हमारे यूथ तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों से प्रभावित होंगे, इससे अट्रैक्ट होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम इसके ऊपर रोक लगाएं। और जो यूथ हैं, जो यंग लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको हमें एंटी टोबैको कैंपेन में इन्वॉल्व करना चाहिए। उनको एक मैसेज देना चाहिए कि ये गलत है। आपने नियमों की बात की। जो पब्लिक प्लेसेस हैं, सार्वजनिक स्थान है, वहां पर भी सिगरेट स्मोकिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन वो कारगर होता नहीं दिखाई देता। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर सौरभ तिवारी, क्या बच्चों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है यदि अभिभावक स्वयं धूम्रपान करते हैं? क्या वो उससे प्रेरित होते हैं? जी, प्रेरित तो होते हैं डेफिनेटली। अगर घर में कोई मेल मेंबर या अगर बच्चे के पिताजी जो है स्मोक कर रहे हैं, तो देखिए बच्चे का मन तो ऐसा है कि उसको सही और गलत की परिभाषा और उसके दायरे नहीं पता होते हैं। अगर वो देख रहा है कि उसके पिताजी या फिर उसके घर में कोई और बड़े जो है स्मोक कर रहे हैं या फिर कोई हुक्का पी रहा है, तो उसको लगेगा कि ये एकदम सही है। उसको कौन बताएगा कि इसमें गलत है और इसको नहीं करना है? तो प्रेरित तो बिल्कुल होते ही हैं। आपने कहा कि ऐसे कैंपेन से युवाओं को जोड़ा जाना चाहिए। अब जिनको लत लग गई है डॉक्टर सौरभ तिवारी, क्या लत को छुड़ाया जा सकता है? क्या तरीके हैं ऐसे? जी बिल्कुल, लत को छुड़ाना जो है आसान नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। एक स्टैटिस्टिक्स में अगर आपको बताऊं तो ये है कि करीब करीब 60 से 70% लोग जो हैं वो तंबाकू छोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें से लगभग 30% जो होते हैं वो कोशिश कर पाते हैं और हार्डली 10% होते हैं वो सही रूप में कर पाते हैं। इसका एक कारण ये है कि उस तरह का मोटिवेशन जो है हम लोगों के आसपास नहीं मौजूद होता है। इवन दो सोशल मीडिया में, यूट्यूब में जगह जगह पे जानकारी दी गई है, बट उसको सख्ती से फॉलो करना और उस रास्ते पे चलना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए अगर मैं कहूँ कि एक प्रिंसिपल है जिसको हम 5A कहते हैं, आस्क, एडवाइस, असेस, असिस्ट और अरेंज। मतलब जो इस लत में पड़ा हुआ है हम उससे बातचीत करें, समझें कि वो छोड़ना चाह रहा है, फिर उसको हम सही एडवाइस दें और उसके बाद उसको असेस करें कि वो कितना प्रेरित है, कितना दृढ़ निश्चय है उसका। उसके बाद उसको सही रास्ता दिखाएं। इसमें जो हमारे साइकेट्रिस्ट और साइकेट्रिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं हमारे यहाँ, तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इसमें मरीज के दृढ़ निश्चय जो है वो सबसे बड़ी चीज होती है। स्ट्रॉन्ग विल पावर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके अलावा कुछ फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस भी है, मतलब कि दवाइयाँ, कुछ सिंपल सी दवाइयाँ भी हैं जिसके माध्यम से हम इसकी लत को छुड़ा सकते हैं। तो बिल्कुल छुड़ाया जा सकता है। बहुत सारे आयाम है हमारे पास, लेकिन इसके लिए हमें सोसाइटी को साथ में लेके और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी इस रास्ते पे आगे चल पाएंगे। डॉक्टर सौरभ तिवारी, क्या शराब और सिगरेट का कॉम्बिनेशन और ज्यादा डेडली बन जाता है? जी बिल्कुल, अगर दो जहर एक साथ लिए जाएं तो उनका जो इफेक्ट होगा वो 1-2 नहीं होगा, वो 1+1 अगर कहें तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो ऐड 11 कह सकते हैं। ऐड नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अंत में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो तंबाकू से रिलेटेड बीमारियां हैं उसके लिए और इसके रोकथाम के लिए एक बहुआयामी, मतलब मल्टी प्रोंग्ड अटैक जो है हमको अपनाना पड़ेगा। इसमें सरकार को, मीडिया को और एनजीओज को और डॉक्टर्स को, सबको मिलके एक साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और एक बड़ा रोड मैप तैयार करना पड़ेगा कि हम इसको काउंटर करना चाहते हैं, तभी जाके हम इसमें कुछ अचीव कर पाएंगे। तो डॉक्टर सौरभ तिवारी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हमारे श्रोताओं के साथ की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।